आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू का एक नया आर्टिकल लेके आए हैं जिसको हम थरोली डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एंड तक देखना। एडिटोरियल पढ़ना सिखा दूंगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सिखा दूंगा और साथ ही साथ एग्जाम में नंबर बढ़वा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर फिर भी अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता, डिसलाइक कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बेनिफिट हो रहा है आप कंटिन्यू कर सकते हो। शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। हमारा तरीका पूरा का पूरा वैसे ही डिटो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही है। हम पैसेज पढ़ते चलेंगे, साथ में आपकी मीनिंग्स लिखी हुई है अंडरलाइन वर्ड्स की, आप उसको साथ में बगल में पढ़ते चलो। मुझे मेंशन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो के एंड में क्या है, आपको 10 सवाल मिलेंगे। टोन का मिलेगा, टाइटल का मिलेगा, थीम का मिलेगा, इन्फ्रेंस बेस्ड मिलेगा और जनरल और फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं। कह रहा है टीयर्स अपार्ट वन ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन ट्रायल बलून। कह रहा है कि टीयर्स अपार्ट, कुछ टीयर है, कुछ लेयर है, उसके अलग अलग होने की बात हो रही है। और कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन है, उसके जो प्रोजेक्ट है उसका ट्रायल के बारे में कुछ बात यहाँ कही जा रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन मिलिटेट्स अगेंस्ट फेडरलिज्म एंड मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस। वन नेशन वन इलेक्शन जो सरकार लेके आ रही है, ये काम अगेंस्ट करता है, मिलिटेट्स अगेंस्ट करता है किस चीज के, फेडरलिज्म के और मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस के। अब देखो ये क्या हो गई है, ये हो गई हमारी स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी। अब स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, जनरलाइज्ड वोकैबुलरी के बारे में हर बार बोलता आया हूं, अपने आरसी के स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया है कि अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है पैसेज में, और अगर पैसेज में स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह ए लिखा हो तो भी आप पूरा पूरा वैसे ही सोल्यूशन निकाल कर ले आओगे, क्योंकि पैसेज के क्वेश्चंस इस चीज के मीनिंग पे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। इन अ मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस सिस्टम्स सच एज द वन इन इंडिया, a union of states, electoral democracy works by allowing people to choose their representatives for each tier based on their perception of who is best suited to represent them for each specific tier। कह रहा है कि एक ऐसा सरकार जो हिंदुस्तान में चलता है वो क्या है, वो मल्टी टीयर्ड यानी अलग अलग टीयर में काम करता है। वहां क्या कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शन होता है यहाँ पे हम हर टीयर के लिए एक अलग नेता अपना चुनते हैं। यहाँ ये बात कह रहा है। There is a reason why there is a demarcation of power between the union, states and local body institutions, and why there is a voter mandate every 5 years to elect representatives for parliament, assemblies and local bodies। कह रहा है कि इसकी भी एक वजह है कि पावर को यूनियन में, स्टेट में और लोकल बॉडी जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलेक्शन होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, उसमें अलग अलग क्यों किया गया है, इसकी भी वजह है। और वोटर मैंडेट है, यानी कि वोटर डायरेक्टिव है कि हम हर 5 साल में हर तीनों जगह एक नया आदमी चुन के अपना रखेंगे, आदमी या औरत। द डिमार्केशन अलाउज फॉर स्पेसिफिक रोल्स फॉर ईच रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस दीज टीयर्स एंड सजेस्ट वेरिड वोटर चॉइसेस दैट कुड बी बेस्ड ऑन पार्टी एफिलिएशन, कैंडिडेट स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजिकल पोजीशन और सिंपल सोशियो इकोनॉमिक रीजन स्पेसिफिक टू ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। कह रहा है कि ये जो डिमार्केशन है ये अलाउ करती है हमें, किस चीज को अलाउ करती है, कि जो अलग अलग रोल हैं हर रिप्रेजेंटेटिव के, कि वो किस टीयर में जाके काम कर रहे हैं, उसको उसके हिसाब से हम चूज करें। उसका एफिलिएशन देखते हैं कि भैया किस पार्टी से है, उसका स्ट्रेंथ देखते हैं कि आपकी क्या कमियां है और क्या खास बात है आपके में, स्ट्रेंथ देखते हैं, और आइडियोलॉजी क्या है उसकी वो देखते हैं। उसके हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें किसको निकाय चुनाव जिताना है, किसको हमें विधायकी जिताना है और किसको हमें सांसदीय जिताना है। That some states such as Andhra Pradesh and Sikkim hold simultaneous assembly elections and parliamentary polls is a coincidence, as their electoral cycle has coalesced with that of parliamentary polls। कह रहा है कि अब कुछ स्टेट्स हैं जहां पे एक साथ होता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इनके साइमल्टेनियसली इसलिए होते हैं इलेक्शंस क्योंकि ये एक महज कोइंसिडेंस है कि इनकी जो इलेक्टोरल साइकिल है, जो वोटिंग की जो साइकिल है, वो कोलेस कर गई है, मिल गई है, ज्वाइन हो गई है, किससे, पार्लियामेंट्री पोल से। तो ये कोइंसिडेंस है। The BJP-led union government's trial balloon, exploring the feasibility of simultaneous elections for all levels through a committee led by former President Ramnath Kovind, militates against the foundational idea of multi-tiered governance and is anti-federalist। कह रहा है कि बीजेपी-led यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो जो ट्रायल बलून चला रही है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो देखना चाहती है क्या उसका आउटकम आएगा, कि फीजिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, कि हम पूरे देश में एक साथ ही इलेक्शन करा दें हर चीज का। वो जो कमिटी है वो लीड कौन कर, रामनाथ कोविंद जी। तो ये जो आइडिया है मिलिटेट्स अगेंस्ट, वो वर्क अगेंस्ट कर रही है फाउंडेशनल आइडिया, बेसिक आइडिया किस चीज के, मल्टी टीयर गवर्नेंस के, और एंटी फेडरल है। फेडरल में क्या होता है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स को फेडरल कहते हो, बिल्कुल। अब डेंजरसली वन ऑफ द कमिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू एग्जामिन एंड रिकमेंड
if the amendments to the constitution would require ratification by states is a proposition that is anti-constitutional and will not stand legal scrutiny. और साथ ही कह रहा है for the purpose of holding simultaneous election. कह रहा है कि डेंजरसली बड़ा खतरनाक चीज है कि वन ऑफ द कमिटीज टर्म ऑफ रेफरेंस की कमेटी को इसलिए बैठाई जा रही है, किस लिए, कि वो एग्जामिन करो, रिकमेंड करे कि जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमें स्टेट की रैटिफिकेशन चाहिए कि नहीं, उनका साइन चाहिए कि नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट पे, यह पता करके बताओ। ये एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई आप देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव लाना चाह रहे हो तो आपने सरकारी खर्चे पे कमेटी बैठा दी, आप देख के बताओ कि हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर हम स्टेट की जरूरत नहीं मांगते हैं, स्टेट इसमें हम उनकी रजामंदी नहीं मांगते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा कि नहीं। तो ये कह रहा है कि ये बड़ा ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसको लीगल तरह से इसको अटैक करना चाहिए। It also advances a motive that would curtail many assemblies much before their scheduled tenures and untenable prospect. कह रहा है कि अब इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली, ठीक है, पार्लियामेंट होता है और असेंबली होती है, तो बहुत सारी असेंबली ऐसी होंगी जिनका 5 साल खत्म होने के पहले ही उनको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक अनटेनेबल प्रोस्पेक्ट है, यानी कि एक अनजस्टिफाइबल एक्सपेक्टेशन है। Ostensibly, the proposal speaks of the need for simultaneous elections as a cost-cutting exercise, allowing voting in parliamentary, assembly, municipal and पंचायत election in one go. अब कह रहा है कि ऐसा देखने में लगता है, ostensibly ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि प्रपोजल जो है simultaneous election इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट बहुत बच जाएगी सरकार की। It also stems from the flawed notion that the governments are forever in campaign mode because of frequent assembly election. कह रहा है कि ये एक फ्लॉड नोशन है, एक फ्लॉड आइडिया है, डिसबिलीफ, फ्लॉड बिलीफ है कि जो सरकार के नेता होते हैं वो हर समय कैंपेन मोड में ही रह जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर समय इलेक्शन ही होते रहते हैं। ऐसा ये फ्लॉड अजम्पशन है, मतलब गड़बड़ अजम्पशन है ये। फर्स्ट, देयर इज नो स्टडी टू प्रूव दैट देयर विल बी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस and in any case the costs incurred in the conduct of elections are not essentially wasteful as there is a multiplier effect to the campaign spending and economic activity around polls. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है बट समझना। कह रहा है पहले तो कि ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जो ये प्रूव करे कि हमारी कॉस्ट सेविंग होने जा रही है, और दूसरी चीज ये भी कह रहा है कि अगर कॉस्ट आपकी खर्चा हो भी रहा है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब आपने असेंबली में अपनी मार्केटिंग करी तो सेंटर में काम आ गया, सेंटर में काम करी निकाय में काम आ गया, निकाय में काम किया तो पंचायत में काम आ गया, सब रोटेशनल है तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्लॉड आर्गुमेंट है। इलेक्शंस फॉर डिफरेंट लेवल्स allow voters to hold their representatives to account and for their specific grievances to be noted. अब बार बार इलेक्शन होता है, इससे अलग अलग लेवल पे से क्या होता है कि आप अपनी अलग अलग दिक्कतें अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकते हो, उससे ये फायदा होता है। Second, the conduct of various elections at different points of time is to only elect representative for these tiers and is not a referendum on just one tier or even one individual leader at every point of time as the BJP has sought to make it. कह रहा है दूसरी चीज, अलग अलग इलेक्शन अलग अलग पॉइंट टाइम से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें एक ही इलेक्शन में एक ही लीडर चूज करना है, हम अलग अलग समय में अलग अलग लीडर चूज करते हैं। बट बीजेपी क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम एक ही लीडर को ऐसा पोर्ट्रे करें कि भाई आप इसको जिता दो बाकी तुम देख ही लेंगे। Those in civil and political society who are committed to India's federal structure should argue for separation of the Lok Sabha election from polls to assemblies as the campaign issues a democratic choices and democratic choices vary. कह रहा है कि सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी में जो रह रहे हैं यानी कि हम और आप, हम लोगों को इस चीज के लिए आर्ग्यू करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए कि आप लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन को अलग रखो, क्योंकि हमारी दोनों केस में हमारे डेमोक्रेटिक चॉइसेस जो हैं वो अलग हैं। हम सेंटर में अलग इंसान को चाहते हैं, हम स्टेट में अलग इंसान को चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें आर्ग्यू करना चाहिए। इन एनी केस अनलेस द टर्म ऑफ ईच लोकसभा एंड असेंबली इज फिक्स्ड एंड प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ व्हाटएवर रीजन इज बार्ड द आइडिया इज अनवर्केबल। यानी कि इन एनी केस, मतलब किसी भी केस में, किसी भी सिनारियो में, जब तक कि आप हर लोकसभा और असेंबली का टर्म फिक्स ना कर दो, और ये भी कि आप प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कर ही नहीं सकते हो लोकसभा या फिर किसी भी असेंबली का, तो ये आइडिया वर्केबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना है तो यानी कि जो एक बार 5 साल के लिए सेट हो गया, अब वो सेट हो गया, अब उसको नहीं हटा सकते हो किसी भी तरीके से, तभी आप बार बार इलेक्शन करा पाओगे। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है, तो पूरा ही पूरा हमने देखा कि केवल नेगेटिव्स पॉइंट आउट किया है, एक भी पॉजिटिव हमें अपने इस पूरे पैराग्राफ में नहीं मिला है। और वोकैबुलरी बगल में रखी हुई थी, अगर कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो वहां से देख के पढ़ सकते हो। हम लोग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द अंडरलाइंग इमोशनल टोन ऑफ द पैसेज।
मैंने क्या बताया कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप पॉजिटिव देखो, नेगेटिव देखो और देखो न्यूट्रल है कि नहीं। क्या तारीफ कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या न्यूट्रल है कि अरे ठीक है यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। पूरे टाइम एकदम निंदा करी है कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा देश का। यानी क्या सपोर्टिव है, ये तो पॉजिटिव होता है ना, तो यानी ये नहीं होगा ऑप्शन। क्रिटिकल है, हाँ ये हो सकता है, होल्ड पे कर दिया। एनालिटिकल है, एनालिसिस कर रहा है केवल, तो वो तो न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू में होता, नहीं न्यूट्रल तो बिल्कुल है ही नहीं, तो हमारा ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? थीम क्या है, क्रक्स क्या है, मेन आइडिया क्या है आपके पैसेज का? मोटे मोटे तौर पे हमने क्या देखा, वन नेशन वन इलेक्शन के एंटी बात करी जा रही है। हम लोग इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हर ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं क्या इसमें, क्या इस थीम के बारे में पैसेज में बात हुई है कि नहीं। फिर जब हमारा शॉर्टलिस्ट हो जाता है एक या दो ऑप्शन, उसमें हम एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या बेनिफिट के बारे में बात करी है साथ में इलेक्शन करने के? बेनिफिट की बात नहीं करी है, बोला है कि ऐसा बीजेपी कह रही है कि बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कही है कि बेनिफिट है, तो ऐसा नहीं होगा। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या हमें संविधान में बदलाव लाने की जरूरत है, इसके बारे में बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिर इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस, अब ये बताओ, इंपॉर्टेंस एक चीज है, चैलेंजेस एक चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात हुई है मल्टी टीयर्ड गवर्नेंस की, बिल्कुल हुई है कि अलग अलग टीयर पे गवर्नेंस होगा, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, निकाय अलग है, पंचायत अलग है, अलग अलग जगह पे होगा इलेक्शन, तो उससे हमें फायदा होगा, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस की बात करी गई है। चैलेंजेस के बारे में बात करी गई है, हाँ बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेंशन तो हुआ ही है, तो ये हम होल्ड पे रख सकते हैं। रोल ऑफ कमिटी लेड बाय रामनाथ कोविंद, इनके रोल के बारे में नहीं बताया, इस पूरे पैसेज में केवल एक जगह मेंशन आया था जहां ये बताया गया था आपको कि कमिटी से ये उम्मीद रखी जा रही है कि वो बता पाएंगे कि स्टेट का रैटिफिकेशन जरूरी है कि नहीं, कि स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने की जरूरी है कि नहीं। तो एक लाइन बस मेंशन है जिसका आड़ा टेढ़ा कोई और रिलेशन नहीं है इस पूरे पैसेज से, तो उसको हम मेन आइडिया नहीं लेके चल सकते, इसलिए ये बच जाता है। अब अपने पास सी ऑप्शन केवल बचता है, इसको हमें मान के चलना पड़ेगा कि यही ऑप्शन है, ऐसे ही आपको एग्जाम में मार्क करके आना है। पहले आप गलत वाले तो हटा ही दो एकदम, मान लो दो बच रहा है, उसमें आप कंपेयर कर लो कौन सा ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म वन नेशन वन इलेक्शन रेफर टू इन द पैसेज? वन नेशन वन इलेक्शन पैसेज में क्या कह रहा है, एकदम क्लियर है, प्रपोजल टू यूनिफाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सिंगल बैनर। ऐसा कह रहा है क्या कि एक ऐसा प्रस्ताव जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही बैनर के अंडर आ जाए? ऐसा नहीं हो रहा है। हाउएवर ऑपोजिशन ये काम कर रही है INDIA नाम से। द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, हाँ ये बात हो रही है कि कैसा आइडिया कि हम एक साथ सारे इलेक्शन करें देश भर में। फिर अ कैंपेन स्लोगन यूज बाय पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कोई सेंस नहीं। नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में अलग से तो कुछ बात भी नहीं हुई है, तो ये भी कट जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलो, according to the passage what is the significance and importance of demarcation of power between different tiers of government? क्या इंपॉर्टेंस है कि अलग अलग टीयर पे, यानी कि सेंटर, स्टेट, निकाय और पंचायत में अलग अलग पावर को डिमार्केट, डिफरेंशिएट किया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट एंश्योर्स दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसा हो जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट सारी अथॉरिटी उसी के पास है, सारी पावर उसी के पास है, बिल्कुल गलत। इट अलाउज वोटर्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ईच टीयर, इसमें हमें एक मौका मिलता है कि हर टीयर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, ये बात हुई है, होल्ड पर रख दिया। इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कोई बात नहीं उसके बारे में पैसेज में कि इन दोनों में बीच में दरार आ जाती है, कोई दिक्कत होती है, चैलेंजेस आ जाते हैं इसकी वजह से बीच में, कोई बात नहीं उसके बारे में। पैसेज हमारा भगवान है, ये बिल्कुल भी मत भूलना, पैसेज जो है वही है, उसके बाहर से एक पैसे का भी दिमाग मत लगाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पैसेज को ही अपना यूनिवर्स मान लो, उसी में से सब चीज निकालना है। इट प्रमोट्स अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू गवर्नेंस, गवर्नेंस में एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके आता है, इसके बारे में कुछ बात हुई है? असली में लाता हो चाहे ना लाता हो, लेकिन कुछ बात हुई पैसेज में? नहीं हुई है बात, बंद करो, बी ऑप्शन सही हो जाता है, करेक्ट, गुड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सजेस्टेड ऑल्टरनेटिव टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली? अब ऑल्टरनेटिव क्या है कि अब साथ में इलेक्शन ना कराएं, इसके अलावा एक्सटेंड कर दीजिए लोकसभा का टर्म को और स्टेट असेंबली के टर्म को 10 साल के लिए, कुछ बात नहीं हुई इसके बारे में। डिसॉल्व कर दीजिए स्टेट असेंबली को और लोकसभा इलेक्शन करवा दीजिए एट द सेम टाइम लोकसभा इलेक्शन, ऐसा कोई बात नहीं हुई। मेंटेनिंग स्टेटस को, यानी कि जो जैसा वैसा रहने दो,
बाय कीपिंग सेपरेट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम स्टेट असेंबलीज, बिल्कुल इसके बारे में बात हुई है, कहा गया है कि इसको अलग रखिए, आप इसको मिलाइए नहीं। कंडक्टिंग रेफरेंडम अलोंगसाइड स्टेट इलेक्शन, तो रेफरेंडम रखने की बात भी नहीं हो, रेफरेंडम मतलब पब्लिक ओपिनियन, कि भाई पब्लिक के सामने लेके आए और उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। नेक्स्ट, इन द पैसेज व्हाट डज द फ्रेज ट्रायल बलून मीन, एक एक्चुअल बलून साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू कंडक्टिंग इलेक्शंस, इसके बारे में बात हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लिया गया है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, ठीक है, अगर आपने पैसेज ठीक से नहीं पढ़ा है तो। बट ये देखोगे हाइपोथेटिकल प्रपोजल और आइडिया टू गैदर पब्लिक ओपिनियन, ये एकदम मतलब ट्रायल बलून का प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो एक्चुअली यही होता है। क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकल प्रपोजल होता है जो रियल में नहीं है, और उसको पब्लिक के सामने लेके जाते हैं कि आप बताइए नहीं, उनका देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स वहां से निकल के आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। लिटरल बलून यूज इन इलेक्शन कैंपेन, क्या एक एक्चुअल बलून है जो इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, हम बी को भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज द टर्म एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल यूज्ड रिगार्डिंग द कमिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? टर्म्स ऑफ रेफरेंस कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है बिल्कुल। चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, किसको चैलेंज कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बारे में बात नहीं हुई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैव नो रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात नहीं हुई है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, समझ लो, देखो ऐसे समझो इस चीज को कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है आर्टिकल 14, अब राइट टू फ्रीडम है, मान लो राइट टू फ्रीडम है, अब कुछ ऐसी हरकत हो जो राइट टू फ्रीडम को कर्ब कर दे, तो वो क्या हो गया? वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, यानी वो राइट टू फ्रीडम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसको अटैक करती है कहीं ना कहीं तरीके से, तो इसलिए ये हमारा सटीक आंसर बन जाता है। चैलेंज वाला इसलिए नहीं होता है हमारा, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस चैलेंज करता है उसको कि हम एक काउंटर अप्रोच लेके आ रहे हैं कि आप इसकी जगह इसको रख दो, तो यहाँ वो बात नहीं हो रही कि चैलेंज कर रहा है उस आंसर को, जैसे आप एग्जाम में नहीं चैलेंज करते हो आंसर की को, नहीं सर बी वाला नहीं सी वाला आंसर होना चाहिए सही, तो आप चैलेंज करते हो, कोई ऑल्टरनेटिव चीज सही होती है। बट यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ नेगेट कर दे रहा है, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के परे जा रहा है, ऐसा ऑथर ने कहा है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंजर हाईलाइटेड इन द पैसेज रिगार्डिंग द कमिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, डेंजर क्या हाईलाइट किया गया है रिगार्डिंग कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को? जो कमिटी ने क्या कहा था? कमिटी क्यों बैठाई गई है, पहले ये समझो कि आप बताओ कि हमें रैटिफिकेशन स्टेट का चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका डेंजर के बारे में बात हो रहा है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर टू वेग एंड लैक डायरेक्शन, इसके बारे में पैसेज में कोई बात नहीं हुई है कि जो रेफरेंस का टर्म है बहुत वेग है, रैंडम है, ऐसा नहीं। कमिटी में रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्टेट रैटिफिकेशन, यानी कि अगर कमिटी ने रिकमेंड कर दिया कि हमें स्टेट की रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं है साइन करने के लिए, तो स्टेट उसको आगे लेके, सेंटर उसको आगे लेके बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा है सीधा सीधा, कमिटी में प्री मेच्योरली डिसॉल्व स्टेट असेंबली, कमिटी ने ऐसा नहीं बोला कि आप डिसॉल्व कर दीजिए स्टेट असेंबली को, पहले बोला, इसमें आखिरी में ये लिखा हुआ था पैसेज में कि हम अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि हमें कई जगह असेंबलीज को प्री मेच्योरली डिसॉल्व करना पड़ जाए उनके 5 साल के पहले, तो ये भी कमिटी के हिसाब से गलत है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस डू नॉट एड्रेस टू द इशू ऑफ कॉस्ट सेविंग, कमिटी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि कॉस्ट सेविंग होगी हमें इलेक्शन को करवाने से, ठीक है, तो कमिटी ने केवल इतना कहा है, तो कमिटी के हिसाब से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना था। नेक्स्ट, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट रिगार्डिंग द कॉस्ट सेविंग आर्गुमेंट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, कॉस्ट सेविंग के आर्गुमेंट को जो बोला गया है, तो उसको पैसेज में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है पैसेज में, कॉस्ट सेविंग होगी कि नहीं होगी? चलो ऑप्शन में देखो, वो आर्ग्यू करता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग होगी, मतलब अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होगी, बिल्कुल भी नहीं। इट स्टेट्स दैट कॉस्ट सेविंग्स फ्रॉम साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर इनकंक्लूसिव, इनकंक्लूसिव मतलब कि कोई प्रॉपर इसका आंसर कंक्लूजन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हाँ इसको होल्ड करते हैं। डिसमिसेस द कॉस्ट सेविंग आर्गुमेंट एज इररेलेवेंट, रेलेवेंस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बोला गया है कि इनकंक्लूसिव है, अभी हमें कुछ पता नहीं है कॉस्ट सेविंग होगी कि नहीं होगी, इसको काट दिया। सपोर्ट द आइडिया दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन बट इंक्रीज कैंपेन स्पेंडिंग, इसको तो बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहा, सीधा बोला कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द सजेस्टेड टाइटल फॉर द पैसेज। इसको भी अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, हर आंसर के पास जाओ, देखो इसके बारे में क्या बात हुई है, पहले उसको देखो जिसके बारे में बात हुई है, फिर जो ऑप्शन बचते हैं उसमें क्लोज ऑप्शन चूज करने के लिए अपने खुद से आर्गुमेंट फ्रेम करो। जैसे कॉस्ट सेविंग्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या इसके बारे में बात हुई है, बिल्कुल भी नहीं बात हुई है। बात हुई है इन द सेंस कि ऐसा सरकार कह रही है कि कॉस्ट सेविंग होगी, लेकिन पैसेज में क्या कह रहा है कि कॉस्ट सेविंग नहीं होगी, तो उसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है कि इसको हम टाइटल बना दें। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, संविधान के अंदर क्या क्या चैलेंज आ रहा है इसके चक्कर में कि हमें एक कमेटी बैठानी पड़ रही है, हाँ इसके बारे में बात हम करा है हमने, हम इसको होल्ड पे रखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंट असेंबली इलेक्शन, इसके क्या क्या एडवांटेज है, कोई नहीं बताई गई है, काट दो। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, बिल्कुल भी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद एक बचता है, वो है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। लाइक कर देना इस वीडियो को खत्म होने से पहले, एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा या आपको इंप्रूवमेंट महसूस हुआ कि नहीं हुआ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को आप शेयर किया करो किसी और के साथ, सो दैट और लोगों तक पहुंच पाए। यूट्यूब का एल्गोरिथम बड़ा अजीब सा है, जैसे कि जो लेंदी वीडियोज होते हैं जहां पे प्रॉपर काम चल रहा होता है, बहुत इंटरेक्शन वाले वीडियो नहीं होते हैं कि आप हर चीज में कमेंट कर पाओ, वो शायद ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से रीच नहीं आ पाती है इस वीडियो में। तो एडिटोरियल वाले खास तौर में वीडियो में ये दिक्कत आ रही है, तो आप कोशिश करो इसको शेयर करो, थोड़ा लोगों तक पहुंचाओ, सो दैट ये ज्यादा लोगों तक जाके ज्यादा बेनिफिट हो पाए उन लोगों को, जो मेरी कोशिश है कि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवा पाऊं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।